बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप 9th क्लास को क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके पास 9th क्लास के डिफरेंट चैप्टर्स शो हो जाएंगे। ये ऊपर जो वीडियो आ रही है ये कैरिकुलम से रिलेटेड है, ठीक है, यानी इसको हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो है वो जस्ट आज लास्ट टॉपिक होगा, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको तमाम लेक्चर्स जो है ना वो सीक्वेंस में नज़र आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो से भी टॉपिक को उसकी वीडियो देखनी है, आपको कन्फ्यूजन है, आप उसी को क्लिक करते हैं, उसकी वीडियो वॉच करते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर में इसका PDF नज़र आ रहा है और नीचे ये जो है आपके पास प्रैक्टिस क्विज़ है, ठीक है। ये आपके पास आपकी जो बुक के MCQs हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जो है अगर आप पास्ट पेपर्स के MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैब्स में देखें FBIC ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी क्लास का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9th क्लास को आप अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स अपलोड हुए हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स आज हम थॉट ऑफ द डे में डिस्कस करेंगे तशहुद में दुआएं। अब आप बीइंग क्लास 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आपने क्या करना है, मतलब आप को अगर आपके विजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे जब हम पूछते हैं कि आपने आगे कौन सा शोबे में जाना है, किस में स्पेशलाइजेशन करनी है या आपने कोई अपनी फील्ड चूज़ किया, तो वो 9th क्लास में स्पेसिफिकली आप कह लें कि 90 to 95% स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता कि हमने आगे जाकर कौन सी फील्ड जो है उसको चूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा भी उनका कोई विज़न नहीं होता, कोई गोल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं किए होते। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस लेवल पर ही अगर आप तशहद में दुआएं मांगना शुरू कर देंगे, ठीक है, यानी तशहद क्या होता है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जब अत्तहियात में यानी अत्तहियात पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद दुरूद पढ़ते हैं और उसके बाद रब्बी जालनी वाली दुआ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप सलाम फेर देते हैं। तो आपने रब्बी जालनी वाली जो दुआ है वो आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप बहुत सारी दुआएं आप मांग सकते हैं, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको तशहद में रब्बी ज़िदनी इल्मा ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए ताकि आप अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं। तो आज मैं आपको जो तशहद में दुआ बता रही हूँ वो ये है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। यानी ये क्या है कि ए अल्लाह आप हमें दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत अच्छाइयाँ और भलाइयाँ दे दें, ठीक है। अब वो अगर हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि या अल्लाह हमारे नंबर पूरे आ जाएँ, हम फर्स्ट आ जाएँ, हम बोर्ड टॉप कर लें, हम यूनिवर्सिटी टॉप कर लें, हम अच्छे डॉक्टर बन जाएँ, ये हो जाए वो जाए, मतलब हमें दुनिया तो मिल ही जाएगी क्योंकि जो हम मांग रहे हैं हमें मिलेगा। अगर हमने सिर्फ दुनिया मांगी तो दुनिया ही मिलेगी। अगर हम सिर्फ आखिरत की बात करेंगे कि अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, हमें जन्नत मिल जाए, ठीक है, तो हमें वो भी मिल जाएगी। लेकिन हमने कोई एक चीज़ नहीं मांगनी, हमने दोनों चीज़ें मांगनी है, ठीक है, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगनी हैं, ठीक है। और एंड पे क्या लिखा है, वक़िना अज़ाबन्नार एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ द फायर, यानी हमें जो आग का अजाब है उससे अल्लाह ताला हमें बचा लें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दुआएं आपने तशहद में ऐड करनी हैं। इल्म इजाफ़े की दुआएं, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआएं, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं आपने मांगनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब अपना ये आप मामूल बना लेंगे, आपने यानी ये दुआएं जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना विजन क्लियर करने में, गोल क्लियर करने में मदद करेंगी। आपका जो भी आपने अपना जो फर्दर आपने फ्यूचर में अपना कोई भी
प्रोफेशन चूज़ करना है वो चूज़ करने में मदद करेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यानी वो कहते हैं कि हमें ना मतलब हम नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन हम ना लेट नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी ये आदत बुरी है, हम यानी कभी कभी हम झूठ बोल देते हैं, ये हमारी आदत बुरी है। जो भी आपको लगता है कि हमारी आदत बुरी है तो आप तशहद में अरबी में दुआओं के बाद आप उर्दू में भी दुआएं मांग सकते हैं कि या अल्लाह मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं लेट नमाज़ पढ़ता हूँ या लेट नमाज़ पढ़ती हूँ या पढ़ती हूँ लेकिन लेट पढ़ती हूँ, मेरे अंदर ये बहुत आप कह लें ख़राबी है, तो आप ये इसको दूर करने में मेरी हेल्प करें क्योंकि आपके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है, अल्लाह ताला के बगैर नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आप जब इस प्रैक्टिस को अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में आसानियाँ आ रही हैं। आपसे जो भी काम नहीं हो रहा आप वो अल्लाह ताला से कहें कि ये काम है नेकी का या ये मैंने गोल सेट किया हुआ ये मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी हेल्प करते हैं और आपके लिए रास्ते आसान करते हैं। तो आज के बाद जो है वो आपने क्या करना है, तशहुद में आपने अरबी दुआएँ भी कुछ ऐड कर देनी है और अरबी के साथ अगर आपने उर्दू में कोई दुआ करनी है तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। क्योंकि हमारे नबी का ज़्यादा जो सुन्नत तरीका है वो ये था कि तशहुद में ही वो दुआएं मांगते थे, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज के बाद सिर्फ कुछ आप कह लें कि अज़कार होते थे, ठीक है, और अज़कार की दुआएं होती थी और वो पढ़ते थे। जो दुआएं मांगनी होती थी स्पेसिफ़िकली वो सलाम से पहले ही मांगते थे, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ, आमीन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब यहाँ पर हमारे पास हम चैप्टर 2 पर थे। चैप्टर 2 का ये जो आप PDF नोट्स देख रहे हैं मैटर, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले स्कीम में पॉइंट्स लिख लिए थे, SLOs लिख लिए थे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर ली हैं। ये हमारे पास 5th नंबर पे सोल्यूशंस की आगे जो है वो टाइप्स भी आ गई थी। हमने जो 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस हैं वो भी डिस्कस कर ली हैं। 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस यानी अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशंस जो हैं वो भी डिस्कस कर ली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यानी 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब है कि इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं 3 बीकर्स ले लेती हूँ, ठीक है, 3 बीकर्स ले लेती हूँ और इसमें अगर NaCl का हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है इन वाटर, ठीक है, और एक 1 मोलर सोल्यूशन है, एक 2 मोलर सोल्यूशन है और एक 3 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट 2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को, तो अब हम इन दोनों में से हमें क्या लग रहा है? फर्स्ट वाले में सॉल्यूट की अमाउंट कम है, 1 मोल पर DM³ है और सेकंड वाले में 2 मोल्स पर DM³ है, ठीक है। तो इसमें हमें कौन डाइल्यूट लग रहा है? फर्स्ट वन इज़ डाइल्यूट 1, ठीक है, ये डाइल्यूट लग रहा है, और सेकंड वन जो है वो हमें ये कंसंट्रेटेड लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को, इसमें हम कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसमें हम अलग से कोई कलर चूज़ करते हैं। ये क्या हो रहा है? अब सेकंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड में क्या है? सेकंड में अब कम हो गया है जो अमाउंट है, 2 मोलर हो गया है, और थर्ड वन जो है वो क्या हो गया आपके पास? ज़्यादा अमाउंट में हो गया, यानी सेकंड जो है वो यहाँ पर डाइल्यूट बन गया है और थर्ड वन वाला जो है यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो गया। यानी अब आपने देखा है कि 2 केसेस में जो 2 मोलर है वो पहले केस में जो है वो कंसंट्रेटेड शो हो रहा था और सेकेंड केस में वही डाइल्यूट बन चुका है। इसका मतलब है कि हमने देखना है कि हमने जो भी सॉल्यूट्स लिए हुए हैं, ठीक है, जो भी सोल्यूशंस लिए हुए हैं वो कौन से सोल्यूशंस हैं जिनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड जो है वो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव अमाउंट्स मीन्स कि हम जो है सोल्यूशंस को आपस में एक दूसरे से, यानी कोई भी सोल्यूशन है उसको किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके हम उनको कैटेगराइज करेंगे इन 2 डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट की क्या डेफिनेशन है? 2 सोल्यूशंस विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स आर कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशंस,
और कंसनट्रेटेड में आप स्मॉल की जगह लार्ज अमाउंट लिख देंगे। द सॉल्यूशंस विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। अब देखें आपको साथ साथ इन नोट्स के ज़रिए जो है वो प्रॉपर्ली यानी वे ऑफ अटेम्प्टेशन भी सिखाया जा रहा है कि आपने एग्जाम्स में इनको कैसे जो है वो अटैम्प्ट करना है। वैसे तो मैंने थोड़ी सी मेरी राइटिंग ऐसी है कि मैं इसको वन लाइन जो है छोड़ के लिखती हूँ, लेकिन आपने जो है वो एग्जाम्स में तो ऐसे नहीं करना होता ना, ठीक है, आपने हर लाइन पर लिखना होता है। ठीक हो गया। यहाँ से आपको जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि डाइल्यूट और इसमें सिर्फ ये चीज़ फ़र्क है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सोल्यूट्स होंगे इन अ सोल्यूशन, ठीक है, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सोल्यूट्स होंगे तो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर आप जो है वो अक्सर एक यानी एक टर्म सुनेंगे दैट इज़ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब है कि ब्राइन में प्रॉपर्ली उन्होंने हमें बताया नहीं है कि सोडियम क्लोराइड की कितनी हमने कंसनट्रेशन लेनी है, लेकिन जो कंसनट्रेटेड है ना, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन कहते हैं, यानी डाइल्यूट नहीं, मतलब ज़्यादा अमाउंट जो है वो सॉल्ट की पड़ी हो वाटर के अंदर, तो उसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ठीक है। ब्राइन इज़ बेसिकली द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी NaCl इन द वाटर। उसके अलावा यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है वो आपस में कंपैरिजन किया गया कि अगर 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होगा तो उसको हम डाइल्यूट कंसिडर करेंगे एज कम्पेयर टू 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के, जो कि कंसंट्रेटेड कंसिडर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या है, द टर्म्स डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इससे हमें उनकी कंसंट्रेशन पता चलती है। जिसको हम डाइल्यूट बोल देंगे तो हम कहेंगे अच्छा इसमें यानी जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कम है, और यानी कंसंट्रेशन हमें पता चल गई कम डली हुई है। और जिसको हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे तो उसका मतलब है कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा डली हुई है, तो उससे भी हमें कंसंट्रेशन का पता चल गया। बेसिकली ये हमें कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सोल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। अगर आपके पास बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आया हुआ है, ठीक है, समझो कि 18 मोलर है, ठीक है, यानी अक्सर जो है वो आपके पास मेरे ख्याल में जो HCl नहीं 6 सल्फ्यूरिक एसिड, मेरे ख्याल में सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्री से बनकर आता है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होता है, 18 मोलर सोल्यूशन बनकर आता है। ठीक है, तो अब आप जब लैब में काम करेंगे तो आप इतने हाईली कंसनट्रेटेड से तो काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ये इसमें फ्यूम्स होते हैं और हम बिल्कुल इसको ना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आपने इसमें से थोड़ी सी अमाउंट निकाल के, बिल्कुल ज़रा सी अमाउंट निकाल के, और उसमें आपने ढेरों ढेर जो है वो पानी ऐड कर देना होता है और उसको डाइल्यूट कर देना होता है। ठीक है, यानी आपने कंसंट्रेटेड को क्या कर दिया, वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो जो भी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और हमने अपनी जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है उस तक डाइल्यूट करके तो फिर उसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो ये दोनों क्लासिफिकेशंस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपकी बुक में है ही नहीं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में बेसिकली क्या है आपके पास, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व्स इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया है कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आपने यानी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 100 ग्राम हमने वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमने कोई भी जब भी सॉल्युबिलिटी चेक करनी होगी तो हम 100 ग्राम वाटर ही लिया करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम अपना रिक्वायर्ड जो भी NaCl डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, या जो भी डालना है सब्सटेंस डाल के और उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना जो है वो यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है। ठीक है, यानी अगर NaCl है तो उसको हम डालते जाएंगे, 1 ग्राम डालेंगे, ठीक है, डिज़ोल्व हो गया, फिर 2 ग्राम डालेंगे, 3 ग्राम डालेंगे, जब तक वो मैक्सिमम अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं हो जाता। जब बिल्कुल वो सैचुरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले तो क्लियर सोल्यूशन बनता जाएगा, जब वो बिल्कुल इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो नीचे यहाँ पे यानी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट हमने इसमें ऐड कर चुके होंगे वो हमने नोट करनी है। वो आई थिंक सो 65.5 ग्राम से आई थिंक सो NaCl के लिए, इसको हम देख लेते हैं, आगे मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है, 65.5 ग्राम्स ऑफ NaCl इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है, उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो सारा यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये काम भी आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करना है। ठीक है, ये नहीं हो कि जैसे भी हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप इसको थोड़ी देर बाद जो है वो हीट भी करना शुरू कर दें तो फिर ये अमाउंट, ये आंसर नहीं आएगा।
ठीक है, सॉल्युबिलिटी का ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, आप उसको हीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट कर दी गई हैं। एक जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ठीक है, 100 ग्राम, और टेम्परेचर को भी स्पेसिफिक कर दिया गया है, यानी जो भी टेम्परेचर आप लेना चाह रहे हैं, चाहे वो 25 है, 30 है, जो भी है, बस वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो जाएगी तो वो हमारे पास उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिफरेंट ग्राम्स में वो जो है डिज़ोल्व होते हैं, सब जो है सेम अमाउंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और भी डेफिनेशन बनती है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में यहाँ पे 100 नहीं लिखा था, हमने कहा था स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो आप 100 ग्राम भी लगा सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो सॉल्युबिलिटी है वो 100 ग्राम में ही पता की जाती है, ठीक है, फाइंड की जाती है। तो आप इसको मेंशन कर देना, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी तब तक हमने ऐड करते रहना है सॉल्यूट जब तक वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए, ठीक है, यानी फर्दर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाए मज़ीद सॉल्यूट ऐड करने की, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये बहुत ही ईजी इनकी डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पर देख लें सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, सॉरी मैंने यहाँ पे 65 लिख दिया था, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जो है वो 36 है, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी सॉल्युबिलिटी है NaCl की 36.5 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 39.2 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, मींस कि इंक्रीज़ तो हुई है लेकिन बहुत स्लाइट इंक्रीज़ हुई है। तो NaCl उन सब्सटेंसेस में से है जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो एब्रप्ट या बहुत ज़्यादा शार्पली चेंज नहीं होती, बिल्कुल आपके लिए माइन्यूट सी जो है वो इंक्रीज़ करती है। आप देख लें 80 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ गया टेम्परेचर पर, ठीक है, लेकिन जस्ट 2 to 3 ग्राम्स जो हैं वो NaCl मज़ीद ऐड हो पाया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर NaCl जो है वो उसकी ऑलमोस्ट आप कह लें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती, बिल्कुल स्लाइट चेंज आता है, बिल्कुल वेरी वेरी स्लाइट चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने सॉल्युबिलिटी तो पढ़ ली, उसकी एग्जांपल भी हमें पता चल गई। अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। जैसे कि हमें इस एग्जांपल से पता चला कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी जो है वो उसको अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर यानी वो इंक्रीज़ हो रही है, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भी सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट उनको उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी ही, ठीक है। तो आपके पास 3 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बहुत ही स्लाइट चेंज आ रहा है तो उसको वो कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपके पास जिस तरह का सब्सटेंस होगा आप उसको उसी तरह के सब्सटेंस में डालेंगे तो ही वो डिज़ोल्व होगा। जैसे NaCl हमने डाला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, आपको पता है कि एक पोलर सब्सटेंस है यानी आयनिक सब्सटेंस है, ठीक है, आयनिक है यानी प्लस माइनस इसमें चार्जेस होते हैं, और वाटर भी जो है वो आपके पास क्या है यानी पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर है, ठीक है, इसमें भी पोल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल्स होते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक की वजह से आपके पास सॉल्वेंट की जो नेचर है उस पर ज़रूर डिपेंड करेगा कि यानी आप अगर लाइक एक जैसा सॉल्वेंट और सब्सटेंस की नेचर लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर डिफरेंट होगी तो हो सकता है सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही ना हो। ऑपोजिट ले लें आप, NaCl को जो है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करें तो वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर फैक्टर है, ठीक है, और तीसरा जो है वो प्रेशर है। ये गैसेस के लिए स्पेशली हम इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है, यानी गैसेस में क्या होता है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे। जैसे अगर कोई भी कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम गैस को क्या करना चाह रहे हैं, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, यानी जो हम अक्सर जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये,
ठीक है। तो इसमें जब हम गैस ऐड कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या है कि वो बाय प्रेशर ऐड हो रही होती है और हम उसको फिर एकदम से सील कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। और जैसे ही हम ये इसका लिड ओपन करते हैं तो एकदम से हमें पता चलता है कि बबल्स के थ्रू जो है वो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है और हमें साउंड भी सुनाई देती है गैस के रिलीज होने की, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आपको पता चल गया, देयर आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सॉल्यूट इन डिफरेंट इन सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर स्पेसिफिकली फॉर गैसेस, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपको बता दिया कि प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर देखें, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट देयर इज आइदर इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। वैसे आपकी बुक में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक सॉल्युबिलिटी का बहुत डिटेल में नहीं करवाया हुआ, हालांकि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी बनता था, सॉल्युबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। वो वाला ऑप्शन भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने बस 2 ही ऑप्शंस बताए हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर क्या होता है, उसी को एक्सप्लेन किया है। बाकी सॉल्वेंट वाला फैक्टर भी एक्सप्लेन नहीं किया और प्रेशर वाला फैक्टर भी एक्सप्लेन नहीं किया विद एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट देयर इज आइदर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ना, ये आपने याद कर लेनी है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड ऐसे आप कह लें कि सब्सटेंसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और डिफरेंट गैसेस हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो विद टेम्परेचर डिक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो कुछ ये जो एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं ये स्पेसिफिकली आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफ ऑफ द सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, पहली तो बात है कि आपको सॉल्युबिलिटी कर्व का पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी कर्व होता क्या है, ठीक है। जैसे कि ये है आपके पास, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपल क्या है, सॉल्युबिलिटी कर्व्स की क्या डेफिनेशन है कि सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी आपने क्या करना है, इसमें कुछ रटा नहीं लगाना आपने कि दिस इज सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर द ग्राफिकल, क्योंकि आप ग्राफ बना के ना, ये देखें आप कर्व्स बना के डिफरेंट जो सब्सटेंसेस के हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के कर्व्स बना के आप बता रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ से टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है 10 से 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, यानी यहाँ से लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये वाली लाइन जो है वो NaCl की लाइन है, ठीक है, तो साथ साथ इसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी नोट करते जाएंगे। तो वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि NaCl की जो लाइन है वो बहुत ही स्लाइट इंक्रीज हुई है, ठीक है, जिसको हम ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कितना स्मॉल चेंज आया, बिल्कुल स्लाइट सा, क्योंकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पॉइंट्स यानी 1-2 आप कह लें 1 या 2 ग्राम्स का डिफरेंस आया है। तो अब यहाँ पर आपके पास है कि सिंपल आपको डेफिनेशन भी पता चल गई कि सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द सॉल्यूट्स या सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इज ड्रॉन ऑन दी यानी y एक्सिस एंड टेम्परेचर इज ड्रॉन ऑन दी x एक्सिस, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास कुछ हैं, आप देख लें NaCl का सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास गैस है, आप देख लें इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से ये देखें कैसे डिक्रीज़ कर रही है। अच्छा, अमोनिया भी जो है वो गैशियस फॉर्म में होता है, वो भी डिक्रीज़ कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर ये HCl है, ठीक है, HCl की भी डिक्रीज़ कर रही है, ये भी फ्यूम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत लो बॉइलिंग लिक्विड है। अच्छा, फिर कुछ हैं उनकी आप चेक करें, ड्रास्टिक चेंज शो कर रहा है, ड्रास्टिक चेंज यानी Ki पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अच्छा, पोटेशियम KNO3, ये कितना ऐसे स्टीप जो है वो इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से एकदम से उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। और जिनकी थोड़ी थोड़ी स्लो इंक्रीज़ कर रही है उसमें आपके पास एक और एग्जांपल है
अमोनियम क्लोराइड की आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है और पोटेशियम क्लोराइड की भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है और NaCl की तो इतनी ही स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज़ हुई है कि ऑलमोस्ट उसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया है, तो ये ग्राफ की भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जब अगर सॉलिबिलिटी कर्व, सॉलिबिलिटी और डिफरेंट सॉलिबिलिटी कर्व्स का क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग में, तो आपको ये ग्राफ जो है ड्रॉ करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ों का ना अगर कर सकें फिर भी कुछ जैसे गैसेस का, एक दो गैसेस का याद कर लें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया का कर्व याद कर लें। NaCl का ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, हल्की सी आपने उसमें स्टीप लाना है। ठीक है, हल्का सा आपने चेंज लाना है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना। और एक दो का जो है वो शार्प चेंज वाला याद कर लें। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी कर्व्स जो डिटेल में कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो शॉर्ट्स हों, लॉन्ग हों, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो टाइम पर जो है उस वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।